नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिसाब बराबर मूवी को। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस तरह की मास्टरपीस मूवी को ये लोग ओटीटी पे क्यों रिलीज करते हैं, सिनेमा में क्यों नहीं। एनीवे बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में माइकी मेहता को देखते हैं जो कि डियो बैंक का ओनर होता है, यानी कि डियो बैंक इसी का होता है। तो जाहिर सी बात है, बैंक का ओनर है, पैसा बेहिसाब होगा, इसलिए इस आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा पैसा वो सिर्फ मस्ती करने में और अय्याशी करने में उड़ाता है। उधर ही हम दयाल साहब को देखते हैं जो कि एक नेता होता है और पूरी तरह से उसे सपोर्ट भी करता है। दयाल साहब उससे पूछता है कि ना तो वो गलत तरीके से पैसे लूटता है और ना ही गलत इन्वेस्टमेंट करता है, फिर भी वो करोड़ों रुपये उन्हें कैसे दे देता है। तब वो उसे बताता है कि जो उनके बैंक में पैसा है वो आम इंसान का है और वो उसी आम इंसान का इंटरेस्ट उड़ा देता है, यानी कि बेईमानी भी करता है, तो वो भी बड़ी ईमानदारी से। अब अगले सीन में हम एक टीसी को देखते हैं जो कि मेहता की जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला था। दरअसल वो टीसी कुछ संतरे लेकर रेलगाड़ी के पीछे भाग रहा होता है और भाग के रेलगाड़ी के अंदर चला जाता है। लोगों को लगता है कि वो संतरे चुरा के लाया है, इसलिए उसे बेईमान और ठग कहने लगते हैं। तब वो लोगों को बताता है कि उसने 2 संतरे खरीदे थे जिनके 20 रुपए बनते थे, लेकिन उसने उसे 100 रुपये दिए थे। उससे पहले कि वो संतरे ले पाता रेल चल दी थी और उसने उस बुढ़िया से 80 रुपए के 8 संतरे उठा लिए और भाग के रेल में चढ़ गया। उसी गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी जो कि उस टीसी को नोटिस कर रही थी। दरअसल वो टीसी भी उसे नोटिस कर रहा था। उस लड़की का नाम पूनम सुभाष जोशी था। अकाउंट में 1 नंबर था, इसलिए अकाउंट में कोई भी झोल झपाटा नहीं था। वो पूरा हिसाब देता था। सीए बनने का सपना था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसे ये जॉब मिल गई थी। उसके बाद उसका सीए बनने का सपना भी टूट गया था। बीवी से डिवोर्स हो गया था, लेकिन उसका एक लड़का था जो उसी के साथ रहता था और वो अपने लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। वहीं पे हम मेहता को देखते हैं जो कि अपनी तिजोरी चेक करने के लिए आया हुआ था। हम देखते हैं कि उसके पास बेहिसाब पैसा था, यानी कि अरबों में उसके पास पैसा पड़ा हुआ था। ओबियसली ये पैसा उसका नहीं था बल्कि आम आदमी का था। एक दिन वो अपना अकाउंट चेक कर रहा होता है। उसे अपने अकाउंट में थोड़ी गड़बड़ी लगती है। वो भी डीओ बैंक का ही कस्टमर होता है। ओबियसली वो अकाउंट में काफ़ी तेज था। जब वो अपने अकाउंट को बहुत ही बारीकी से चेक करता है तो उसे अपने अकाउंट में 27 रुपये 50 पैसे की गड़बड़ी लगती है, जिसकी कंप्लेंट करने के लिए वो अगले दिन बैंक चला जाता है। जब वो बैंक एम्प्लॉय को इस बारे में बताता है तो बैंक एम्प्लॉय भी उसका मजाक उड़ाता है और अगले 2 दिन के बाद उसे आने को कहता है। अगले दिन हम उसी लड़की को देखते हैं जो एक टीसी को देख के अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। दरअसल कुछ साल पहले राधे मोहन शर्मा का रिश्ता इस लड़की के लिए आया था, लेकिन राधे मोहन शर्मा ने ये रिश्ता ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि लड़की का मैच कमज़ोर है, हिसाब कैसे सही करेगी। ऐसा भी कोई करता है क्या भला। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम राधे मोहन शर्मा को देखते हैं जो कि यही था। वो लड़की राधे को देख लेती है और राधे भी उस लड़की को देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो उससे बात करने की कोशिश करता है वो लड़की भी उससे बिना बात किए वहाँ से उठ के चली जाती है। वहीं पे किसी पैसेंजर के कुछ कागजात छूट जाते हैं। रात का समय था, कोई जमा नहीं करने वाला था, इसलिए उसे वो कागजात घर ही ले जाने पड़ते हैं। यहाँ पे हम मोनालिसा को देखते हैं जो कि राधे मोहन शर्मा की केयर टेकर होती है। उसके पति ने यूट्यूब से देख के गौमूत्र से सैनिटाइजर बना दिया था, जिसे दिखाने के लिए वो लेके आई थी। जो दूध राधे मोहन ने अपने बेटे के लिए पीने के लिए रखा था वो उसका बेटा गेंद मार के गिरा देता है और पूरा दूध उसकी फाइल पे गिर जाता है। जब वो उस फाइल को साफ करता है तो उसे पता चलता है कि ये भी ड्यू बैंक की स्टेटमेंट थी। अब क्या था, उसका हिसाब किताब वाला कीड़ा उठने लगा और उसने कुछ देर के बाद उसमें 14 रुपये 25 पैसे की गड़बड़ी निकाल दी। लेकिन अगले दिन वो फिर से ड्यू बैंक जाता है अपने 27 रुपये 50 पैसे के लिए, लेकिन बैंक एम्प्लॉय उससे थोड़ी बदतमीजी करता है, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे बैंक का मैनेजर आता है और कस्टमर से झगड़ा करने की वजह से उस एम्प्लॉय को बैंक से बाहर निकाल देता है। वो राधे मोहन को दिलासा देता है कि उसका सारा काम सही हो जाएगा और उसे प्यार से बाहर निकाल देता है। अगले दिन हम देखते कि राधे मोहन और उस लड़की की फिर से मुलाकात होती है। इधर ही आउट ऑफ स्टेशन पे ट्रेन रुक गई थी, जिसके बाद वो लड़की भी उतर गई थी और उसके साथ वो टीसी भी उतर गया था और इसी उतरा उतरी में ट्रेन निकल जाती है। दोनों की ट्रेन छूट गई थी, इसलिए दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों की अच्छी जान पहचान भी हो जाती है एक दूसरे के साथ।
दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे और इसी बीच दोनों की बातें भी होने लगी थी। मेरे कहने का फुल एंड फाइनल मीनिंग ये था कि दोनों क्लोज नहीं बल्कि काफ़ी क्लोज आ गए थे। अगले दिन उसे उसका दोस्त मिलता है जो कि उसे उसी बैंक की स्टेटमेंट देता है जमा कराने के लिए जिस बैंक में स्कैम चल रहा था। उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो अपनी स्टेटमेंट उसे दे देता है। अब उसे स्टेटमेंट मिली है तो हिसाब बराबर तो होगा ही, और थोड़ा टाइम लगाने के बाद वो उस अकाउंट में भी 127 रुपये की गड़बड़ी निकाल देता है। जब ये बात वो अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 127 रुपये के लिए बैंक के चक्कर काटता फिरे। एनीवे, लेकिन वो तो अपने 27 रुपये 50 पैसे के लिए फिर से बैंक जाता है जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है और उसे एक 32 इंच का एलईडी गिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं पे उसका दोस्त भी था जिसके अकाउंट में 127 रुपये की गड़बड़ी थी, उसे भी एलईडी टीवी गिफ्ट मिला था। अब उसी रात उन्होंने पार्टी दी हुई थी जहाँ पे वो डियो बैंक के स्कैम के बारे में बताता है। मुझे सारा तो समझ में नहीं आया, लेकिन वो बताता है कि 10 साल के अंदर डियो बैंक ने 24,000 करोड़ का स्कैम किया है। यही है उसका तरीका, ऐसे ही वो कस्टमर्स को लूटता है और उनसे पैसे कमाता है। अब इससे घाटा क्या होगा? इससे हमारे देश की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की चीज़ महंगी हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर गौर नहीं करता और उसका मजाक बना के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन राधे मोहन शर्मा कहाँ चुप बैठने वाला था। वो उसी बैंक के कुछ कस्टमर्स की डिटेल मंगवा लेता है और जब वो उन्हें चेक करता है तो उसे उनमें भी कुछ गड़बड़ी लगती है जिसकी वो कंप्लेंट पुलिस में कर देता है। स्कैम हुआ था तो पुलिस का तो एक्शन लेना बनता है, इसलिए पुलिस मेहता के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और 22,40,480 रुपये के घोटाले का स्कैम का इंक्वायरी का कोर्ट ऑर्डर आ जाता है। लेकिन मेहता साहब के पास बहुत पैसा था, इसलिए वो पुलिस को खरीद लेता है। तभी फ़ोन राधे मोहन को जाता है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां पे उसकी मुलाकात उसी लड़की पूनम से होती है जो कि एक इंस्पेक्टर थी और इस केस की इंचार्ज भी। इंस्पेक्टर पूनम उससे कहती है कि उसने उसका केस स्टडी किया है, लेकिन उसकी टीम के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब उसे देना होगा। अब सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, इसलिए उसे कुछ दिनों के बाद वापस फिर से आने के लिए कहते हैं। लेकिन अगली बार जैसे ही वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उससे कहा जाता है कि उसकी दी हुई स्टेटमेंट और बैंक की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही, इसलिए उसकी दी हुई स्टेटमेंट झूठी निकलती है और वो बैंक के स्टेटमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। अब बैंक की स्टेटमेंट में तो झोल किया जा सकता था, लेकिन कस्टमर की स्टेटमेंट में नहीं, इसलिए वो एक एक कस्टमर को फ़ोन करके उनकी स्टेटमेंट मंगवाने के लिए कहता है। पुलिस ने उसकी ये बात भी मान ली थी और एक एक कस्टमर्स को फ़ोन भी किया था, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि अपने थोड़े थोड़े पैसों के लिए कौन पुलिस स्टेशन आने वाला है। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खुलता है और वो सभी लोग जिनके पास फ़ोन गया था अपनी स्टेटमेंट लेके पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। जब कस्टमर की डिटेल और बैंक की डिटेल को चेक किया जाता है तो पूनम को पता चलता है कि बैंक में सचमुच में ही स्कैम चल रहा है और राधे मोहन की हुई कंप्लेंट बिल्कुल सही है, लेकिन पूनम राधे मोहन से ये सब छुपाती है। जब राधे मोहन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है तो वो उसे बताती है कि वो वही लड़की है जिसने कि उसे 15 साल पहले ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि उसके मैथ्स में नंबर कम है, हिसाब कैसे करेगी, देखो वो आज उसके अकाउंट का हिसाब कर रही है। अब ये करने पर उसे उसी की मर्जी से ट्रैफिक हवलदार में प्रमोट कर दिया जाता है और राधे मोहन को बैंक पे झूठा इल्ज़ाम लगाने की वजह से 1 दिन की जेल भेज दिया जाता है। वहीं पर पुलिस वैन में उसकी मुलाकात मेहता से होती है और वो उससे कहता है कि अगर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसकी इससे भी ज़्यादा बुरी हालत कर देगा। लेकिन पूनम भी उसे थोड़ा चाहने लगी थी, इसलिए वो इस बारे में अपने सीनियर से बात करती है कि उसकी कंप्लेंट बिल्कुल सही है और उसे झूठे केस में जेल में भेजा गया है। लेकिन उसके सीनियर्स उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और इस केस से पीछे हटने के लिए भी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, ऊपर से बेइज्जती भी हो गई थी, इसीलिए वो जेल से बाहर आके ये सब छोड़ने की सोचता है क्योंकि उसका एक बच्चा था और जो कुछ था उसके लिए सब कुछ यही था। लेकिन अगले दिन स्टेशन पे उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद वो अंदर तक हिल जाता है। होता कुछ यूँ है कि दो लोग सिर्फ 5 रुपए के लिए ही स्टेशन पर ही एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। अब उन दोनों की इसी लड़ाई में उनमें से एक लड़का ट्रेन के नीचे कट के मर जाता है।
ये देखने के बाद वो अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि ये वही लड़का था जो कभी उसके पास ट्यूशन पढ़ता था। ये देखने के बाद राधे मोहन बिल्कुल टूट जाता है और अपनी तीर कमान फिर से संभाल लेता है। उसने सोच लिया था अब चाहे जो हो जाए वो ड्यू बैंक की नींव को हिला के रहेगा। अब मेहता के पास फिर से पहुंच जाता है और उसे 150 अकाउंट का वेरीफाइड डेटा लाने को कहा जाता है। दरअसल बैंक के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की थी जिसका नाम राधे मोहन शर्मा था और उन्हें 150 अकाउंट्स का मेल भी आया था जिनका हिसाब अब मेहता को देना होगा। लेकिन अगर मेहता ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। इतना सब होने के बाद मेहता आखिर कहाँ चुप बैठने वाला था, वो उसका घर तड़वा देता है और 17 रुपए के घोटाले के इल्ज़ाम में उसे सस्पेंड भी करवा देता है। लेकिन इसके बाद मेहता के साथ कुछ ऐसा होता है जिसने मेहता की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। दरअसल होता यूँ है कि एक दिन मेहता को राधे मोहन शर्मा अकेला मिल जाता है। वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है और उसके साथ मारपीट करके कपड़े उतारने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ पे अचानक से एक बुजुर्ग आता है जिसे कि वो लोग डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद डर के मेहता को वहाँ से भागना पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जब वो होटल में खाना खाना आया था तो वो भी वहाँ पे सिपाही का काम कर रहा था, लेकिन जब वो हिसाब उसने उसके बेटे को दिखाया तो उसका बेटा कहता है कि ये हिसाब बिल्कुल सही है, ड्यू बैंक सच में ही कुछ घोटाला कर रहा है। ये सुनने के बाद आसपास के लोग कहते हैं कि उन सभी का अकाउंट भी ड्यू बैंक में है, तो उनके अकाउंट में भी गड़बड़ी हो रही होगी, इसलिए वो सभी जाके कल ही अकाउंट बंद करवा देंगे। और देखते ही देखते ड्यू बैंक के सामने अकाउंट बंद करवाने वालों की भीड़ लग गई थी और बैंक पर स्कैम यानी कि धोखेबाजी का इल्ज़ाम लग गया था, यानी कि अब बैंक पूरी तरह से डूबने वाला था। जब मेहता इस बारे में दयाल से पूछता है तो दयाल उसे कहता है कि उसके पास 2000 करोड़ है, वो 1500 करोड़ उसे दे दे और 500 करोड़ में कहीं विदेश में जाके ऐश करे। इस बात के लिए मेहता मान जाता है और मेहता को पुलिस प्रोटेक्शन के जरिए विदेश भेजने की तैयारी कर दी जाती है। इधर राधे मोहन शर्मा अपना हिसाब बिल्कुल सही से रखे हुए था, वो हिसाब में बिल्कुल पक्का था, इसलिए वो अपने सीनियर्स को अपना हिसाब बिल्कुल सही सही दे देता है। लेकिन जिस फ्लाइट से मेहता विदेश जाने की तैयारी कर रहा था वहाँ पे दो लोग भागते भागते आते हैं और उससे कहते हैं कि उसके लगेज के साथ कुछ गड़बड़ी हो गई है। जब मेहता वहाँ जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बैग्स को मिलिट्री चेक कर रही होती है। दरअसल जब उस बैग को चेक किया जाता है तो उस बैग में पैसे नहीं बल्कि कीचड़ होता है। इधर दयाल मेहता को फ़ोन करके कहता है कि उसने 1500 करोड़ की बजाय सिर्फ 500 करोड़ ही दिए हैं, वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो मेहता उसे कहता है कि उसे तो मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया, अब उसका नंबर है। और इधर जनता का पैसा कचरे वाली गाड़ी में भर के जनता के पास पहुंचा दिया जाता है और उधर मेहता और दयाल को जेल हो जाती है। राधे मोहन शर्मा और पूनम दोनों एक साथ रहने लगे थे और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।